मॉडर्न फिजिक्स एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर A2। क्या कह रहा क्वेश्चन भाई? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहा है कि बी डबल्ड हाफ बिकम मोर देन डबल। चलो देखते हैं। एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस, ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी मैक्स है। डबल फ्रीक्वेंसी करने का मतलब 2h न्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। क्या करेंगे यहाँ से 5 की वैल्यू रख, मतलब एच इसकी सॉरी एच न्यू की वैल्यू रखेंगे तो 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स डैश। तो हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी मैक्स डैश इक्वल टू है 2 काइनेटिक एनर्जी मैक्स 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस यहाँ 2 5 है, यहाँ 5 है प्लस 5, यानी ऑप्शन नंबर सी मोर देन डबल, ये आंसर है। ठीक है, तो ऐसे करना था। तुम्हारे पास में है A6, नेक्स्ट है A6। The anode plate in an experiment on photoelectric effect is kept vertically above। ये एनोड प्लेट है, कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ठीक है, लाइट सोर्स इज पुट ऑन एंड अ सैचुरेशन फोटो करंट इज रिकॉर्ड, यानी करंट जो है वो सैचुरेशन है, सैचुरेशन करंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा आई, इलेक्ट्रॉन अगर वैसे जा रहे हैं तो। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन विच हैज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने यहाँ इधर अप्लाई कर दी, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा E इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो आप देखोगे इनकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, फोटो करंट विल इंक्रीज नहीं, केवल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रॉन तो उतने ही पहुंच रहे जो पहले पहुंच रहे थे। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज डेफिनेटली, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज नहीं, इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि उसमें आप जब हम लोग ग्राफ बनाते थे तो -3 -4 ऐसे लेते हैं, लेकिन इसने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड है, तो वो तो इंक्रीज कर जाएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो प्लेट है इस पर कोई हमने चेंज किया ही नहीं, यानी जो मेटल प्लेट हो तो वही की वही बनी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास में B1। ठीक है, लिख लिया भाई सबने? B1 में क्या कह रहा है, a photon of light enters a block of glass after traveling through vacuum, the energy of the photon on entering the glass block। एक्चुअली क्या होता है, ये आपने साउंड वेव में भी पढ़ा होगा या वेव ऑन स्ट्रिंग में भी बात हुई थी, वैसे तो ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, और नहीं तो अभी ध्यान से समझ लो। और यहाँ भी जब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे वहाँ भी बताया था। होता क्या, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। लाइट किसी भी मीडियम में जाए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, लाइट की स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है,
इसलिए जब किसी मीडियम में जाएगा तो अगर ये वैक्यूम में है तब तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, c रहेगी। लेकिन अगर ये किसी मीडियम के अंदर जाएगा तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ भी चेंज हो रही है और स्पीड चेंज हो रही है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है हमेशा। इसलिए फ्रीक्वेंसी, इसलिए फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं करेगी। आ गई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना है। तो स्टेज द सेम बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन डज नॉट चेंज। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट, C2 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 C2। The de Broglie wavelength of an electron moving with velocity, है ना? तो ये हमारे पास में h/mv है ना, ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, इज इक्वल टू दैट ऑफ द फोटोन। ये फोटोन की वेवलेंथ के इक्वल है, ऐसा कह रहा है। यानी h/m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ये 1.5 इंटू 10⁸ इक्वल टू h लैम्डा ph है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये होगी बाय एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन तो ये होता है। आगे बात समझ में? तो सॉल्व कर लो भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो हाफ mv² बाय ये हो जाएगा hc बाई लैम्डा ph। लैम्डा ph की वैल्यू यहाँ रख दो, सॉल्व कर लो, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ रख दो, ऐसा करना था। तो इलेक्ट्रॉन की तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखते हैं, फोटोन की जब एनर्जी की बात करते हैं तो h न्यू लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में C2 हो गया, C5। Let P and E denote the linear momentum and energy of a photon। तो h बाई लैम्डा इक्वल टू P है, E इक्वल टू hc बाई लैम्डा है। For another photon of smaller wavelength in same medium, स्मॉलर वेवलेंथ तो क्या हो जा रहा देखो, वेवलेंथ सिंपल सी बात है, वेवलेंथ डिक्रीज करिए तो कांस्टेंट दो। फॉर्मूला भी तो याद कर लो ना बेटा, हैं? क्या पैसा वसूल करने में लगना है? तो केस में देखो आप, वेवलेंथ डिक्रीज करी तो एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अच्छा सॉरी सी, ये तो C4 था, C5। ओके ओके, C5 में क्या हो रहा है, the de Broglie wavelength of a neutron corresponding to root mean square speed। यानी भी मतलब पूरा पैसा वसूल करना है, हाँ? बहुत बढ़िया बेटा, लगे रहो, फॉर्मूला याद नहीं करना है। 3K T कितना होगा यहाँ, 273 प्लस 927 बाई स्मॉल m, ये 3kT/m हो गया। व्हाट विल बी, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा है, मतलब क्या हुआ, h/m Vrms इक्वल टू लैम्डा दिया हुआ है। तो व्हाट विल बी द de Broglie वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड। बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया बेटा। अरे तो इसकी स्पीड नहीं बता सकते हो गया, 3K प्लस कितना हो गया, 300 बाई m का स्क्वायर रूट, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या हो जाएगी, h/m Vrms डैश। ठीक है ना, कर लो यार, आ जाएगा बेटा, रिवाइज भी करो यार। कौन सा अभी होमवर्क ज्यादा मिल रहा है आपको, कम होमवर्क में भी यही हाल है तुम लोगों का, ज्यादा दो तब भी वही हाल है, कम दो तब भी वही हाल है। बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं, पैसा वसूल होना चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई से क्या लेना देना। चलिए भाई, नेक्स्ट है डी। डी में कौन सा करना है, डी 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 डी,
D2 D4, चलिए D2 D4, D2 पे चलते हैं पहले। देख लिया भाई? हाँ सर लिख लिया। Consider two hydrogen like ions A and B. Ionization energy of A is greater than that of B. यानी मान लेते हैं कि यह आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है। Let R, U, E and L represent the radius of the orbit, speed of the electron, energy of the atom and orbital angular momentum of the electron respectively in ground state है भाई सब। तो ग्राउंड स्टेट में है तो देखो पहली बात तो En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है, तो n इक्वल टू 1, तो E1 माइनस हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ मैं जो बाइंडिंग आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ मान लो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि Z1 जो है ना वो Z2 से ज़्यादा हुआ, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी तो इसका मोड लेते हैं ना हम लोग, इसका मतलब Z1 Z2 से ज़्यादा है। तो ग्राउंड स्टेट में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है R इक्वल टू एन स्क्वायर ए है ना, ए नॉट बाई जेड। समझ में आया? तो एन तो 1 ही है, एन इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहा है, तो आर इक्वल टू ए नॉट बाई जेड, तो इसको जेड ए, तो आर ए। सीधी सी बात है, जेड ए यहाँ क्या है, जेड ए जेड बी से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर ए लेस देन आर बी है, एक पे मिल गया, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। वेलोसिटी के लिए चले जाओ, तो v इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन, एन इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहा, तो v इक्वल टू एन नॉट जेड। फिर से देखो, यानी v2 जो है vb जो है, नहीं उल्टा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जेड ए ज़्यादा है, तो यानी ये v है, तो ये सही हो गया पहला, मतलब बी ऑप्शन गलत हो, मतलब सही हो गया। उसी तरह एनर्जी का देख लो, तो वो तो सी का आ ही रहा है ना। एनर्जी तो उल्टा हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव, क्योंकि वो तो एनर्जी है ना, ई जो दे रहा है वो अलग बात है, और ये क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी अलग बात है। और जो एनर्जी हो तो नेगेटिव के साथ देखोगे तो -3 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है? -2 बड़ा होता है, तो टोटल एनर्जी में माइनस के साथ बात करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो गलत हो गया सी। उसी तरह ये तो इक्वल होंगे, कौन इक्वल होंगे? एल ए इक्वल टू तो एल भी होगा, क्यों? क्योंकि एच बाई 2 पाई तो होता है, एन की वैल्यू 1 है, तो इक्वल होगा। और ई ए जो है वो लेस देन होगा ई बी से, क्योंकि जेड ज़्यादा है तो उसका नेगेटिव वाली पॉइंट में ना -2 से छोटा होता है ये। ठीक है, लिख लो D4। लिख लिया? तूने पहले कहा कि ये तो याद रखो यार, कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा अब आपको, क्वेश्चन करना है। हो गया भाई? यस और नो? D4। In Bohr's model of hydrogen atom, the centripetal force is provided by the Coulomb attraction। तो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो E² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² इक्वल टू
mv square by r. A naught is the radius of the ground state orbit, m is the mass and each charge of electron, epsilon is the स्पीड बताना है तो कुछ नहीं करना है, ये हो तो गया ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया ए नॉट इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए नॉट का स्क्वायर रूट। नहीं आ रहा है क्या इसका आंसर? ये सवाल भी है, क्या है करें बताओ। प्रिपरेशन चल रही, क्या चल रही है, मजाक चल रहा है? ये तो वो वाले जो टॉपिक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग, मुझे बताओ। D11, D12, D14, D11, 12, 14। चलिए भाई D11 में चलते हैं। Imagine an atom made of a proton and a hypothetical particle of double the mass as that of the electron but the same charge। अब ध्यान से समझिएगा, देखो ये अपने को एनर्जी के बारे में बात करेगा। पहले तो एनर्जी पहले समझ लेते हैं। अगर आपको याद हो, ऊपर ये जो एनर्जी का पॉइंट में लिखता हूँ ना, इस वाले पार्ट में वो आया था, मास आता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास डबल है, तो यानी m की जगह मैं 2 भी तो ये भी तो करूँगा, तो 2m मास आता है, तो m की जगह तो ये वाला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, इंटू 2 करेंगे, हो गया D11 हो गया। कैसे करना था? D14 नहीं है, ठीक है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद उसी तरह D12 देख लो। D12 बताइए क्या बताएं, ये क्या है? देखो फोर्स है, ये वही तो फोर्स आ गया, देखो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस वन। Assume that the nucleus is fixed, the electron initially moving in an orbit of radius r1 jumps into an orbit of smaller radius r2। तो आपको याद होगा जब मैं डेरिवेशन बता रहा था तो ये निकल के आया था माइनस ई स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद आ रहा हो तो वो कहाँ से आ रहा है? R1 से R2 में आ रहा है, यानी E1 माइनस ई स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और E2 इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। कहाँ से आ रहा है वो? R1 से R2 में आ रहा है। इसका मतलब जब उसमें से इसमें आते हैं तो हायर से लोअर आते हैं, तो E1 माइनस E2 करते हैं, तो अल्टीमेटली कितना हो गया? ई स्क्वायर बाई, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिया हुआ है इसने, तो के बाई 2 1/R2 माइनस 1/R1, ये आंसर होना चाहिए। तो ये सब हो गया। सिंपल ही है, कुछ है नहीं इस टॉपिक में, कुछ है नहीं फालतू, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जिसको बात समझ में आ गई उसके लिए तो बड़े सिंपल है, और नहीं आई तो कोई बात ही नहीं है, जो चल रहा है चलता ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में E7 भी 7 तक जा रहा है क्या? E7 उसके पहले भी है क्या? नहीं, चलिए E7 करते हैं। A sodium atom emits a photon of wavelength and recoils with velocity v equal to। अब ओलंपियाड का क्वेश्चन है, तो देखो सोडियम है और ये फोटोन इसने एमिट किया, ये h बाई लेमड़ा, तो ये v स्पीड से रिकॉइल करेगा क्योंकि ये तो रुका हुआ था पहले, तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, इसका मास माइनस एम वी प्लस h बाई लेमड़ा। सोडियम एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ एंड रिक्वेस्ट विद वेलोसिटी v इक्वल टू,
तो उसकी स्पीड बताना है, वेवलेंथ अपने को दे रखी। तो सोडियम में ये बताओ मुझे, सोडियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने होते हैं? 23। कितना होता है भाई? सोडियम का सिंबल बताएंगे? ये 1123 ये होता है ना? हाँ सर। हाँ, तो 23 है। 23 का मतलब क्या हो गया? 0 इक्वल टू -23 m v प्लस h बाई लेमड़ा। तो v इक्वल टू हो गया h बाई लेमड़ा 23 m, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मैंने ऑलमोस्ट सेम माना है। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई लेमड़ा कितना है? तो 590 इंटू 10⁻⁹ इंटू 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻23, सॉरी 27। सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा है? तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर होना चाहिए। सॉल्व करके दिखाइए। तो v इक्वल टू 6.6 बाई 590 23 इंटू 1.67 इंटू ये दोनों मिला के कितना हो गया? 36, और ये हो जाएगा यानी 100। ये हो गया 660 डिवाइडेड बाई 59023 इंटू 1.67। हम्म 590 इंटू 23 इंटू 1.67। तो ये वैल्यू आ रही है 0.029। हाँ, नहीं आ रहा है क्या आंसर? आ तो रहा है, समझ में आया कैसे करना? नेक्स्ट E2 भी बताना है, E1 भी बताना है, बहुत ही लगेगा। चलिए E1 E2 पे चलते हैं, ये तो कर लीजिएगा, हो जाएगा, सिंपल ही था। 3 photons coming from emission spectra of hydrogen sample are picked up। अब देखो 3 फोटोन है, तो एक ये है और एक ये है और एक ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट आ जाए। तो कम से कम 2 एटम तो चाहिए, पहला और दूसरा। तो 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना? तो कह रहा है कि दीज फोटोन मस्ट कम फ्रॉम, तो ऑप्शन में ये भी दिया है कि 3 फोटोन्स भी हो सकते हैं। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? तो इधर 2 एटम्स और 3 एटम्स। अगर ये नहीं देता, सिर्फ 2 एटम्स देता, सिंगल एटम देता, 3 एटम देता, 4 एटम देता, है ना? तो मैं क्या लिखता फिर यहाँ? मैं लिखता दीज फोटोन्स में कम फ्रॉम। तो 2 फोटोन्स भी हो सकता था, 3 फोटोन्स भी हो सकता था, लेकिन इस ऑप्शन में इधर 2 एटम्स और 3 एटम्स। तो वो दो आंसर क्या होगा? डी सही है इसका। नेक्स्ट है E2। In a hypothetical atom, if transition from n equal to 4 to 3 produces visible light। अब ध्यान से समझिएगा, देखो इसको एनर्जी गैप में बढ़ा के लिख रहा हूँ जानबूझ के। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो विजिबल है, तो यहाँ क्या होगा? विजिबल हो सकता है या इन अल्ट्रा भी जा सकता है। ये भी विजिबल हो सकता है, अल्ट्रा भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि इससे तो इस 4 से 3 में जब वो आ रहा है तो उससे तो एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है,
तो वो आया तो अल्ट्रा में जाएगा, विजिबल में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ देखो इसने कहा ना 5 to 3, अच्छा तो अच्छा ये भी है, देखो 5 to 3 देखो, इसमें भी देखो आप क्या मिलेगा, एनर्जी गैप ज्यादा मिल रहा है, 4 से 3 से तो ज्यादा ही है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मतलब कि क्या बोल रहे हैं इंफ्रा में मिलेगा, इंफ्रा में तो पॉसिबल ही नहीं है। आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस हो गया, क्योंकि एनर्जी गैप ही ज्यादा है। जब जब 4 से 3 में विजिबल बोल रहा है तो 5 से 3 में अल्ट्रा में जा सकता है, वो वापस से हो सकता है विजिबल ही रहे, इंफ्रा में तो नहीं जाएगा, इसलिए आंसर ये हो गया। ठीक है, थोड़ा बुद्धि भी लगाया करो। चलो ये तो हो गया। इसमें नहीं है कहीं, अच्छा इधर के सारे हो गए क्या? चलिए, मेंस वालों को भी है क्या? उनका भी कर ही देता हूँ अगर है तो डाउट। और अगर होमवर्क नहीं किया तो क्या बता सकते हैं मेंस में ना। हाँ, कौन सा D1 D2 बताना है, ठीक है। चलिए D1 D2, D2 ही बताना है। D1 क्या कह रहा है देखो, द आयोनाइजेशन energy of hydrogen atom दिया, hydrogen atoms in the ground state are excited by electromagnetic radiation of energy 1 2 3, यानी 1 से लेकर 3, यानी जब यहाँ से यहाँ जाएगा कितनी एनर्जी से 12.09, इसको ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहा है। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी एमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम, n इक्वल टू 3 से जब वापस आता है तो ये एक बात और बता दो, एटम्स का इसने एक एटम नहीं है, तो एटम्स का तो इसका मतलब सैंपल की बात कर रहा है, तो सैंपल की जब बात करते हैं तो फॉर्मूला ये लेते हैं, n इक्वल टू 3 से आ रहा है, कितनी लाइंस होगी, यानी 3 लाइंस होगी, यही आंसर है। और मैंने पहले बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे गया तो वापस ग्राउंड लेवल पे आता है वो, तो फिर वो लाइंस एमिट करेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। नेक्स्ट है D2, the wavelength of the first line in Balmer series in the hydrogen spectrum is this one, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन यानी 3 से 2 आने में के लिए, द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन, वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, ये n इक्वल टू 2, n अरे n इक्वल टू 2 ये अरे n इक्वल टू 1, ये 3, n इक्वल टू 4, ये फर्स्ट लाइन होती है ना, और ये सेकंड लाइन होती है। तो कह ही रहा आपने को बामर सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो 1 बाई लैम्बडा इक्वल टू r है ना, z की वैल्यू 1 है, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो 1 बाई लैम्बडा डैश इक्वल टू r, 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर। कर लो यार सॉल्व, क्या है दिक्कत इसमें, ठीक है तो आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगा लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास E1 D1 D2 हो गया, E1 E2 बताना है, ठीक है। चलिए, if the current in the circuit for
heating the filament is increased, the cutoff wavelength is proportional to, अरे भाई फिलामेंट करंट, तो फिलामेंट करंट तो इसमें बढ़ाने की कह रहा है वो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे। तो फिलामेंट करंट जब भी इंक्रीज करते, पॉइंट भी लिखवाया था मैंने, तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या करेंगे, यानी नंबर ऑफ, यानी जब आप फिलामेंट का करंट जब इंक्रीज करते हो तो इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। कट ऑफ वेवलेंथ पे थोड़ी फर्क पड़ता है, कट ऑफ वेवलेंथ तो पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग है, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग है वो, तो कैथोड रेनोड के पोटेंशियल डिफरेंस वो थोड़ी चेंज कर रहे हैं। फिलामेंट का करंट इंक्रीज करने का मतलब ये है, फिलामेंट को हीटअप किया जा रहा है बस, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोपोर्शनल टू एन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, 0। कट ऑफ वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू करंट टू पावर एन, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब करंट पे थोड़ी डिपेंड करता है, इस करंट पे नहीं डिपेंड कर रहा, वो ये वाला करंट है वो, आरी बात में, यानी लैम्बडा कट ऑफ जो बोल रहा है, और उसमें ये जो करंट बोल रहा है ये फिलामेंट करंट ये है, इसकी पावर एन है, तो वो तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि उससे वो इंडिपेंडेंट होता है। E2, the atomic number of element which has k alpha x rays, यानी रूट न्यू इक्वल टू 3 RC/4, और के अल्फा है ना इसलिए, और Z-1, क्योंकि 2 से 1 में आ रहा है वो। तो क्या पूछ रहा अपने से, लाइन द एटॉमिक नंबर बताना है, तो ये कितना, C/λ इक्वल टू 3 RC/4 का स्क्वायर रूट Z-1, सॉल्व कर लो, उसमें क्या, लैम्बडा आपको दे रखा 1.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, रख दो, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ओके, ऐसे करना था, चलो हो गया तो, है ना। एक्सरसाइज 1 इसका हो गया। मॉडर्न फिजिक्स का नेक्स्ट क्लास में करूंगा मैं, सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सरसाइज 1 दोनों का ही, हाँ, मेंस और एडवांस दोनों का। तो हम बात कर रहे थे, पोलराइजेशन हो गया था, लेकिन मैं वैसे तो मेंस की शीट में क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। वैसे तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आपको अभी डीपीपी मिलेगी, उसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। हाँ हाँ, करवाऊंगा अभी, लीजिएगा। क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं ताकि आपके मानस लॉ को कैसे अप्लाई करना है वो पता चल जाएगा, है ना। ये एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करवाए ना। कह रहा है 2 पोलरॉइड्स, लिखते जाइए आप लोग भी, as oriented with their planes perpendicular to incident light, क्योंकि ये पक्का आता है, हर साल आता है क्वेश्चन। ये पोलराइजेशन से मैंने देखा कि मेंस वाले पता ही नहीं क्या ऐसा लगा हुआ है, क्वेश्चन देते ही देते हैं वो। इंसिडेंट लाइट perpendicular to incident light and transmission axis, making an
एंगल ऑफ 30 डिग्री with each other, what fraction of incident unpolarized light is transmitted? ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं करवा देता हूं। मैं आप लोगों को मेंस की शीट भी भेज दूंगा, उसमें क्वेश्चन दिए हुए तो आप कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, फॉर्मूला लगाना है बस, कुल मिला के कहानी है। देखो क्या हो रहा है यहाँ, ये अनपोलराइज लाइट है, ये लाइट जा रही है, अनपोलराइज लाइट है। क्या कह रहा है, टू पोलरॉइड्स एज ओरिएंटेड विद देयर प्लेन्स, यानी एक पोलरॉइड ये इस तरह से, यानी इसका ट्रांसमिशन एक्सिस इस तरह से दिया हुआ है, ये पोलरॉइड 1 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट है। आपको मालूम है अनपोलराइज लाइट जब इससे पास होगी तो प्लेन पोलराइज हो जाएगी और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सीधी हाफ हो जाएगी। इसकी इंटेंसिटी सीधी हाफ हो गई और ये प्लेन पोलराइज लाइट है। अब आगे क्या कह रहा है, two polaroids as oriented with their planes perpendicular to incident light and transmission axis making an angle of 30 degree with each other, what fraction of incident unpolarized light is transmitted? पहले क्वेश्चन लिख लो आप, फिर इसका सॉल्यूशन अभी लिखिएगा, और लिख लिया हो तो बता देना भाई मुझे। डिफ्रेक्शन से हमेशा क्वेश्चन आता है, पोलराइजेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है मेंस में, क्योंकि एडवांस में नहीं है तो मेंस वाले पूछते रहते हैं। तो ये दोनों टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि दो क्वेश्चन पक्के हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूला बेस्ड। और फॉर्मूला यही है, एक तो ये हो गया, अरे को पोलराइजिंग एंगल वाला फॉर्मूला है, बस ये दो फॉर्मूले इसी से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये लिख लिया, क्वेश्चन तो लिख लिया ना, लैंग्वेज तो लिख ली ना आप लोगों ने? हाँ सर, क्वेश्चन लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। उसको रब कर दूं मैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुझे। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप देखो ये कैसे रखा है, इस वाले को हमने ऐसे रखा हुआ है, दूसरा वाला जो है ना यहाँ जो रखा है, ये पोलरॉइड 2 है, ये ऐसे इंक्लाइंड रखा है हमने, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस जो है, मतलब इस तरह से, यानी दोनों के बीच में ये कह रहा है कि ये जो एंगल है ना, ये 30 डिग्री ऐसा है कि
अभी समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा था वो? भाई ये समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ उसने सर। कहा टू पोलराइड्स as oriented with their planes perpendicular to incident light। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके परपेंडिकुलर है प्लेन्स। फिर कह रहा है एंड ट्रांसमिशन एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर, दोनों के रेस्पेक्ट में एंगल जो है 30 डिग्री। अब यहाँ देखो जो लाइट आ रही है यहाँ उसका वाइब्रेशन तो ऐसे हो रहा है ना, क्योंकि इससे जब आ रहा है तो उसका वाइब्रेशन तो ऐसे हो रहा है कि नहीं? तो मैं इसको आई नॉट डैश मान लेता हूँ, मान लो मैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ से पास होने के बाद इसका एम्पलीट्यूड ये है, तो आई नॉट डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। तो आप देख रहे हो कि ए इधर है, तो अब ये तो इसके अलोंग वाले को पास होने देगा ना, यानी ए कॉस 30 वाले को पास होने देगा। तो यहाँ जो इंटेंसिटी अब यहाँ से जो लाइट जा रही है वो इसके अलोंग जाएगी, तो वो तो ए कॉस थीटा के करस्पॉन्डिंग है, यानी ये जो इंटेंसिटी होगी वो ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, है ना? तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा ए, मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो I इक्वल टू होगा के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो आई नॉट डैश इक्वल टू के ए स्क्वायर, और ये क्या एक्चुअली देखा जाए तो ये आई नॉट बाई टू ही तो है, यानी हो गया आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये आई हो गया। तो आई इक्वल टू आ गया आई नॉट बाई टू इंटू 3/4, हमें चाहिए आई बाई आई नॉट, कितना आ गया 3/8, यही आंसर है। इस फ्रैक्शन में एनर्जी यहाँ से पास हो रही है, लिख लीजिए इसको। तो ये मालस लॉ का एक क्वेश्चन करवा दिया है, कैसे करना होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से शीट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट, जब हमारे पास में डिफ्रैक्शन में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले बात करेंगे इंटरफेरेंस की। तो ये मेंस के लिए तो है ही, मतलब एडवांस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, मेंस के लिए भी है और बोर्ड के लिए भी है। तो जो इंटरफेरेंस आपने वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा या साउंड वेव में पढ़ा, ये वही है, अलग नहीं है। जो वहाँ पढ़ा था वहाँ साउंड वेव के लिए पढ़ा था, वेव ऑन स्ट्रिंग के लिए पढ़ा था, है ना? तो वहाँ वेव के लिए बात करी थी, यहाँ भी हम लोग लाइट को वेव ही ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग वेव की ही बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही है कि सेम इंटेंसिटी की, नहीं सॉरी, सेम फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो सेम डायरेक्शन में जाके इंसिडेंट हो रही है। तो होता क्या है कि जिस सरफेस पे जाके इंसिडेंट होती है
वहाँ एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसी को हम बोल रहे हैं इंटरफेरेंस। तो आप देखोगे कि उस सरफेस पर किसी जगह पर मैक्सिमा मिल रहा है आपको, किसी जगह मिनिमम मिल रहा है, मतलब किसी जगह आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा, कहीं जगह आपको डार्क स्पॉट मिलेगा। तो ये किसकी वजह से हुआ? एनर्जी की वजह से हुआ कि जब मतलब इंटरफेरेंस होने की वजह से एनर्जी का क्या हो गया, वहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, तो दिखा देता हूँ, वैसे मैं बेसिक से बता रहा हूँ मैं। व्हेन टू और more than two waves superimpose, when two or more than two waves of same frequencies superimpose in same direction, then energy is redistributed in space। और ये सरफेस भी हो सकता है। ठीक है, that phenomena is called इंटरफेरेंस। लिख लीजिए। तो मैं आपको 3 सोर्सेस का भी बताऊंगा। पहले 2 सोर्स का समझ लेते हैं, फिर आपको n सोर्स का भी बताऊंगा। डिफ्रेक्शन में n सोर्स से होते हैं, तो उसमें किस तरह से इंटरफेरेंस हो रहा डिफ्रेक्शन, उसके बारे में बात करूंगा मैं। पहले 2 के बारे में समझ लेते हैं कि मान लो ये 2 लाइट सोर्स हैं, ये S1 है, ये S1 है। ये पॉइंट सोर्स भी हो सकते हैं, ये एक्सटेंडेड सोर्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? जब सेट्स की बात करेंगे तो एक तरह से एक्सटेंडेड सोर्स की तरह काम करेंगे। ठीक, तो 2 सोर्सेस है, मान लो दोनों कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी सेम होना। अगर कोहेरेंट सोर्सेस नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो फिर जो आपको पैटर्न मिलेगा ना, वो इंटरफेरेंस नहीं मिलता है। एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, टाइम के साथ क्या होगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, लेकिन आपको पैटर्न नहीं मिलेगा। जो ब्राइट डार्क जो फ्रिंजेस आपको मिलेगी स्पेस में, वो नहीं नजर आएगी वहाँ। उसमें क्या होगा, वेरिएशन मिलेगा टाइम के साथ। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या करेगी, वेरी करेगी। ये वैसा ही जैसे बीट्स वाला कॉन्सेप्ट है। बीट्स में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने की वजह से आपको क्या मिलती है, बीट्स मिलती है। तो यहाँ बीट्स नहीं बोलते उनको, लेकिन यहाँ टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी का वेरिएशन स्टार्ट हो जाता है, कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन जब इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप जाओगे तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। यानी अगर वो डार्क है तो डार्क ही रहेगा, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। तभी मैंने वहां लिखवा दिया फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, यानी कोहेरेंट सोर्सेस होनी चाहिए। क्लियर है? कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब सिंपल है कि फेज जो डिफरेंस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट में लिखवा दूंगा अभी। तो यहां से मान लो वेव्स जा रही है और ये जाके सुपर इम्पोज हो रही है। तो वैसे तो हम लोग प्लेन वेव्स की बात करते हैं, वहां भी जो हमने बात किया था प्लेन वेव्स की बात करी थी। तो प्लेन वेव्स जाके क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है। इसकी वेव है मान लो y1 और ये y2। यहाँ जो y1 y2 ले रहा हूँ मैं, दरअसल ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, क्योंकि हमने पहले भी y1 y2 लिया, इसलिए मैं ले रहा हूँ। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ले रहा हूँ मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है उसके बारे में तो मैं चाहूँ तो E1 E2 भी ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मान लो अगर ये x चलता है
और ये x प्लस डेल्टा x चलता है। तो यहाँ जो भी बात करेंगे हम लोग पार्ट डिफरेंस के टर्म में बात करेंगे, क्योंकि पार्ट डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग ही हम लोग एनर्जी के रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ओके, वही पुराना कॉन्सेप्ट है, नया कुछ नहीं डाला मैंने यहाँ। फिर हम लोग YDSC के बारे में बात करेंगे, जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव करता है। ये जो पढ़ रहा हूँ बता रहा हूँ मैं, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फिर हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी जाएंगे कि किस तरह से पैटर्न बनता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो Y1 है मान लो हमारे पास में। अच्छा, जब ये ओरिजिनेट हुए हैं तब यहाँ फेज डिफरेंस दोनों में 0 है। मैं वो भी केस दिखा दूंगा कि अगर मान लो S1 π/2 से आगे तो क्या होगा, S2 मान लो π/2 से आगे तो क्या होगा। अभी यहाँ फेज डिफरेंस क्या दोनों में, यानी इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है। तो मैंने ले लिया ये A1 साइन ओमेगा टी माइनस KX। तो Y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू, मैं अलग अलग ले रहा हूँ, इंटेंसिटी दोनों की अलग अलग हो सकती है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो ये ओमेगा टी माइनस KX प्लस डेल्टा X। इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, दोनों सेम, दोनों पोलराइज्ड है। और यानी जब ये इंसिडेंट हो रहे हैं तो एक ही मतलब वाइब्रेशन के साथ इंसिडेंट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ लिख सर वो माइनस फिर के मैं Y1 प्लस Y2, अदरवाइज हाँ बोलो। सर माइनस के एक्स है क्या सर, डब्ल्यू टी माइनस? ओमेगा टी माइनस KX लिखते हैं ना, भूल गए क्या नहीं सर, बेटा, पूरी रामायण होगी, आप पूछ रहे हो कि के क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप, नहीं सर, बताओ। पूछा था कि माइनस है कि प्लस है, ऐसा पूछ रहा था बस। ये एक मिनट रुको। हाँ की पूछ रही है, तो माइनस है ना, यहाँ देखो ये माइनस है, ठीक है। हाँ सर। क्या हो गया इसको, क्या हो गया भाई। हाँ, किसी ने कुछ गड़बड़ किया है क्या। क्या है तो ये हमारे पास में ओमेगा टी माइनस KX प्लस डेल्टा X, ये ठीक है ना, ऐसे लिखते आ रहे थे हम लोग, लिख लो इसको। और ये Y1 प्लस Y2 लिखा मैंने, ये तभी लिख सकता हूँ जब इन दोनों का वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में है, अदरवाइज नहीं। तो कैसे है एक ही डायरेक्शन में, वो समझाता हूँ पहले लिखो।
लिख लिया? हाँ सर। अब यहाँ देखो ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक प्लेन मान लो ये है और दूसरा प्लेन ये है ना, और ये इसमें जो वेव आ रही है ये तो किसी जनरल पॉइंट P पर जाके इंसिडेंट हो रहा है, तो ये y1 ले रहा हूँ मैं और ये y2 है, ठीक है। तो इनका वाइब्रेशन है तो एक ही प्लेन में, यानी ये जो प्लेन हमने लिए, मेरे कहने का मतलब है नहीं कि ये दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं, नहीं, मतलब लेकिन ऑलमोस्ट पैरेलल भी है क्योंकि लास्ट डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग वैसे, लेकिन वाइब्रेशन ऐसा हो रहा है कि अगर टॉप से आप देखोगे ना तो एक तरह से ये जो वेव आ रही है इधर, इसका वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है और दूसरी वाली जो वेव आ रही है उसका वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है। तो ये एक ही प्लेन में वाइब्रेशन है, ऑलमोस्ट पैरेलल, यहाँ ऑलमोस्ट पैरेलल आप समझ सकते हो क्योंकि लास्ट डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये जाके सुपर इम्पोज हो रही है, इसलिए हमने ये इस डायरेक्शन में इनका ऑसिलेशन हो रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। अदरवाइज क्या लेते हैं हम लोग, सुपर पोजिशन जो प्रिंसिपल है वो तो वेक्टर फॉर्म का है, यानी उसमें y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, दोनों क्या है, वाइब्रेशन जो है इन दोनों के वो एक ही डायरेक्शन में है। ओके, ये क्लियर है भाई? हाँ सर। चलो वापस चलते हैं उस पर। तुम्हारे पास हो जाएगा y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन, इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के डेल्टा एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब आप देखो कि ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, यहाँ भी वही बात बता रहा था मैं, एसी में भी बोल रहा था भाई, जैसे जब मैं आपके कॉन्सेप्ट पढ़ के आऊँगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा रेफरेंस है ना, और ये के डेल्टा एक्स है, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 5, यानी एक तरह से क्या हो गया, इनका फेज डिफरेंस हो गया है, दोनों वेव का फेज डिफरेंस क्या है यहाँ 5 है। तो ये हमारा रेफरेंस लाइन अगर है तो ये हो जाएगा हमारे पास में a1 वेक्टर, और ये क्या है, ये इधर जा रहा है, तो ये a1 वेक्टर है और ये -5 है इसलिए ये 5 इधर है, तो ये a2 वेक्टर है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो a वेक्टर है, ये मान लेते हैं डेल है। तो y इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस डेल, तो वेक्टरली ऐड करना है, तो a वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, a1 आई कैप प्लस a2 cos फाइव आई कैप माइनस a2 साइन फाइव जे कैप। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा a1 प्लस a2 cos फाइव का होल स्क्वायर प्लस माइनस a2 साइन फाइव का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, लिख लो इसको। इसकी बुकलेट भेजी थी क्या?
मैंने आपको ये भेजा है क्या, इसका थ्योरी पार्ट भेजा है क्या, लेक्चर नोट्स भेजे हैं क्या वे ऑप्टिक्स हाँ के? सर। अच्छा ठीक है। देख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, और नई जो इक्वेशन हमारे पास में वो मिल गया y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस डेल। अच्छा डेल भी निकाल सकते हैं हम, तो टेन डेल क्या हो जाएगा वहाँ, तो परपेंडिकुलर यानी हो जाएगा a2 साइन फाइव डिवाइड बाई a1 प्लस a2 cos फाइव। यहाँ से हम लोग डेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन भी क्या मिल रही है अपने को, यानी ये भी एसएचएम की इक्वेशन ही एक तरह से, यानी ये भी वेव को इंडिकेट कर रहा है, ट्रेवलिंग वेव को। ठीक है, और सिंस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना। ये ए स्क्वायर क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि अगर आपको याद हो कि आई इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एस, याद आ रहा है। तो यहाँ म्यू को क्या लेते हैं हम लोग, म्यू हो जाएगा हमारे पास में रो इंटू एस इंटू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एस, यानी इंटेंसिटी क्या हो रही है, एवरेज इंटेंसिटी, यानी रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। मतलब ये कि डेंसिटी जिस मीडियम में है उस मीडियम की डेंसिटी रो है, उसमें स्पीड उस वेव की वी है, उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए एम्पलीट्यूड है, यानी रो वी ओमेगा सब कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ले लेते हैं। ओके, इन सबको मैं के मान लेता हूँ, तो के मतलब वहाँ के ऊपर दे रखा है तो वो के नहीं मान सकता मैं, यहाँ स्मॉल के मानना पड़ेगा, है ना, तो वो भी दिक्कत है। तो के क्या माने, उसको के नॉट मान लेते हैं, वरना आप लोग उससे रिलेट कर दोगे। वो के क्या है वहाँ, वो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, मुझे मालूम है ना क्या क्या सोचना शुरू कर देंगे आप लोग। के नॉट ए स्क्वायर, ये के नॉट केवल एक कांस्टेंट है, यानी आई इक्वल टू के नॉट ए स्क्वायर। वहाँ के अलग था भाई, के क्या था, प्रोपेगेशन कांस्टेंट था। तो यानी इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर कर दो इसका, ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन का होल स्क्वायर ए टू का होल स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, के नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, रूट k1 a1 रूट k2 a2 cos फाइव, यानी i इक्वल टू हो गया i1 प्लस i2 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, रूट i1 i2 cos फाइव। ठीक है ना, तो ऐसा हो गया, लिख लो इसको।
लिख लिया? सर 1 मिनट। साइज सृजन आपने क्वेश्चन भेजा था? सर वो हो गया। अच्छा, हो गया क्या? हाँ सर। तो बाकी लोगों ने लिख लिया सबने? हाँ हाँ सर। सर। एक मिनट सर। हाँ हाँ। हो गया सर। अब मैं बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम जहाँ इंटेंसिटी होगी उसको हम लोग यहाँ बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज। जब YDAC की बात करूंगा तो वहाँ बोलूंगा ब्राइट फ्रिंज, है ना। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं वहाँ। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब भी बात करेंगे मतलब cos फाई क्या है यहाँ +1 है। cos फाई क्या है +1 है। cos फाई +1 होने का मतलब हुआ A मैक्स इक्वल टू हो जाएगा A1 + A2 और I मैक्स इक्वल टू होगा √I1 + √I2। ये हो जाएगा cos फाई जैसे रखोगे, है ना। तो इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू अगर I0 है तो आप देखोगे कि I मैक्स जो है अपने को मिलेगा, ये स्क्वायर है दरअसल 4I0। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 आने का मतलब हुआ कि फाई इक्वल टू 2n पाई होना चाहिए, जहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3, ठीक है, ये हो सकती है ना, यानी प्लस माइनस भी हो सकता है क्योंकि cos फाई है ना। तो हमारे पास ये है, तो हमें फाई की वैल्यू क्या थी वहाँ, अगर आपको याद हो, फाई मैंने क्या लिया है, फाई लिया था k डेल्टा x लिया हुआ है, या k को क्या लिखते हैं 2π/λ लिखते हैं इनटू डेल्टा x है। ये फाई था हमारे पास में। फाई क्या था, फेज डिफरेंस था। डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस है, यानी फाई को क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। और डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस। दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस आया इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ये लिख लीजिए पहले। लिख लिया? नहीं, 1 मिनट। 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 नहीं
लिख लिया ना? हाँ सर हो गया। अब यहाँ देखो फाई इक्वल टू हमारे पास में 2n पाई है और फाई इक्वल टू ये भी दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है 2n पाई, यानी डेल्टा एक्स इक्वल टू आ गया n लेमडा। अगर पार्ट डिफरेंस n लेमडा है तो वहां क्या मिलेगा आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस n लेमडा होना चाहिए। यानी कैसे, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर n की वैल्यू 0 रखूं तो पाथ डिफरेंस क्या रहा है 0। इस पर आपको मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा। इस पर क्या मिलेगा अपने को, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा जब YDAC की बात करेंगे। तो यानी डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अगर दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस 0 है तो वहाँ इंटेंसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। अगर लेमडा है पाथ डिफरेंस तो भी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, 2 लेमडा है तब भी मैक्सिमम मिलेगी। यानी ये कंडीशन आ गई हमारे पास में मैक्सिमा के लिए, या ब्राइट फ्रिंजेस जहाँ जहाँ भी मिलेगी YDAC में वहाँ पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, n लेमडा होना चाहिए। क्लियर? तो ये लिख लो। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और YDAC की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं डार्क फ्रिंजेस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब हुआ अगर इफ cos फाई इक्वल टू -1 हुआ तो आप देखोगे कि ए मिनिमम तो आपको मिलेगा, लेकिन कौन बड़ा कौन छोटा नहीं मालूम, तो क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे। तो A1 माइनस A2, या इसको ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब ये कि अगर A2 बड़ा है तो A2 माइनस A1 कर लेंगे, A1 बड़ा है तो A1 माइनस A2 कर लेंगे। ठीक है, और I मिनिमम तो वो आ जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। और अगर इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू अगर I0 है तो फिर I मिनिमम क्या मिलेगा अपने को, 0 मिलेगा। I मिनिमम क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब cos फाई इक्वल टू -1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 इंटू पाई लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं ये लिखता हूं, अब ध्यान से देखिएगा इसको, तो फिर मैं n की वैल्यू 1 से शुरू करूंगा। और अगर मैं फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 लिखता हूं तो मैं n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे लिखूंगा। ठीक है ना, कोई भी चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिख लीजिए।
लिख लिया? हाँ सर। तो हमारे पास में ये वाला लेता हूँ मैं, फाई इक्वल टू 2n-1 पाई, और ये इक्वल टू है 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास में 2n-1 लेमडा बाई 2, यानी डेल्टा एक्स इक्वल टू, और ये हो जाएगा लेमडा बाई 2, क्योंकि एन की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, या पार्ट डिफरेंस अगर लेमडा बाई 2 है, 3 लेमडा बाई 2 है, 5 लेमडा बाई 2 है, तो आपको क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक, इसका मतलब ये भी हुआ कि एक मैक्सिमा है तो एक मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा आएगा, जैसे चलता जाएगा। यानी एक है ना, डार्क फ्रिंज होगा तो एक ब्राइट है तो एक डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट, ऐसे मतलब अल्टरनेट चलेगा है। ठीक, देख लिया? हाँ सर। अब जैसे ऐसे देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, एग्जाम्पल 1 देखिए आप। ठीक है, तो ये कह रहा है कि S1 S2 आर टू सोर्सेस ऑफ लाइट विच प्रोड्यूस इंडिविजुअली डिस्टर्बेंस एट पॉइंट P गिवन बाय E1 एंड E2, यानी इसका मतलब x इक्वल टू 0 का पॉइंट होगा, इसलिए ऐसा दे दिया इन्होंने। अज्यूमिंग E1 एंड E2 बी अलोंग द सेम लाइन, अलोंग द सेम लाइन, ध्यान रखिएगा, देखो इन्होंने इस पॉइंट लिखा है, इसका मतलब E1 प्लस E2 करना है यहाँ, वरना E वेक्टर इक्वल टू इसने E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर लिया हुआ है, तो सेम लाइन मतलब जैसे मैं बोल रहा था, यानी इनके जो वाइब्रेशन है वो एक ही लाइन में, मतलब हरी भाषण में। फाइंड द रिजल्टेंट आफ्टर देयर सुपरपोजिशन, कर ही लोगे, अभी भी बात हुई हमारी, कोई दिक्कत है इसमें? क्योंकि इनमें फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पाई बाई 2 का आ रहा है, तो आ जाएगा पाई बाई 2 का, तो डायरेक्ट लिख दो, या तो कर लोगे कि मैं बताऊं इसको? कर लेंगे सर। है ना, कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल है। मैं चलो कर देता हूँ इसको यार। एक्सरसाइज 1, सॉरी एग्जाम्पल 1, एक्सरसाइज 1 क्या है? E1 इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी है, E2 इक्वल टू क्या है? 4 कॉस ओमेगा टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, दोनों एक ही लाइन में, मतलब E इक्वल टू E1 प्लस E2 हो गया, तो रिजल्टेंट सीधा आ जाएगा इनका। वैसे तो कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट पूछ रहा है ना, तो ये वैसे तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो ये रेफरेंस लाइन है, तो ये 3 i कैप है, और ये कितना पाई बाई 2 से आगे गया, तो यानी इधर है ना, इसकी लेंथ 4 मीटर है ना, तो ये रिजल्टेंट ये हुआ, तो रिजल्टेंट ये हुआ, तो ये 5 हो गया, तो इक्वेशन क्या मिल गया अपने को यहाँ फाइनली? तो इक्वेशन ये आ जाएगी हमारे पास। अरे
इक्वेशन आ जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और टेन फाइव यहाँ देखो क्या मिल रहा है 4/3, यानी फाइव हो गया 53। और रही बात इसकी, तो ये ई नॉट कितना आ गया, यहाँ 5 पे आ गया, तो पाइथागोरस से सीधा इक्वेशन क्या मिल गया अपने को, इसका रिजल्टेंट 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। ठीक है ना, ऐसे होगा, लिख लो। उसी तरह नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिख लीजिए इसको। लिख लिया? हाँ सर। हाँ यस सर। पहले मैं फ्री करवाता हूँ, लेकिन पहले ये बताता हूँ मैं आपको करंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। frequency is same of both the sources. दूसरा, phase difference initial phase difference is constant, यानी और वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेन दो पॉइंट है इसको लेकर। इनिशियल फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, लिख लो। नेक्स्ट है एग्जांपल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहा है, लाइट फ्रॉम टू सोर्सेज ईच ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या बता रहा है कि इंटरफेरेंस हो रहा है, बट विद द इंटेंसिटी इन द रेशियो, यानी एक की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की इंटेंसिटी I2 है, और ये 4/1 है। तो हमें मालूम है कि कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम। तो मैक्सिमम टू मिनिमम कितना होता है भाई, तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, डिवाइड कर दो। तो I2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, देखो ऐसा मिल जाएगा। तो कितना आ रहा हमारे पास में, ये आ रहा होगा 3 प्लस यानी 2 + 1, यानी हो गया 9/1। यही आंसर है इसको देखते हुए, क्योंकि रूट करेंगे तो 2/1 मिलेगा, नहीं 2 + 1 हो गया हो, तो 9 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। नहीं, ठीक है, इस तरह से करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ, देखो। लिख लेना आप लोगों ने। अच्छा, हाँ एक सर। पॉइंट मुझे डिस्कस करना है।
कौन बताएगा? हो ना, आप मुझे बताएंगे कि आपका कितने इसमें कार्टेशियन थर्मोडायनेमिक्स में मैंने क्या क्या करवा दिया था? कौन बताएगा? ध्रुव आप बताएंगे? हेमंत? हाँ सर, एक मिनट। सर मैं लास्ट क्लास पे नहीं बैठा था, मौके मेरा वो मिस हुआ था। मैं एक मिनट देख के बताता हूँ। हाँ, बैठ के मुझे बताएं ना क्या है, क्योंकि इनका तो हो गया वो। अगर फिर जरूरत पड़ेगी तो मुझे अलग से क्लास लेनी पड़ेगी आपकी, ताकि मैं शीट क्या साथ में चीज़? डिस्कस कर लूंगा ना। हाँ, क्या चीज़? मतलब कौन सा पार्ट? केटीजी एंड थर्मो में आप मुझे बताइए लास्ट पार्ट मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मतलब लास्ट लेक्चर जो पढ़ाया होगा मैंने केटीजी एंड थर्मो में, वो पाला बताएंगे मुझे? कोई भी इब्राहिम आप बता सकते हो। तो सर वो आपने वर्क डन बाय गैस में एडियाबेटिक प्रोसेस करा दिया था। कौन सा बताया था? एडियाबेटिक बता दिया था? हाँ वो बता दिया था, और अपने साइक्लिक प्रोसेस का बताया था कुछ, कंप्लीट साइकिल के साइक्लिक अंदर। प्रोसेस हाँ वो बता दिया था। उसका, लेकिन एफिशिएंसी निकालने सब पढ़ाया था? नहीं, मेरे को सर नहीं वो लगता वो किया। हाँ वो ही अच्छा, लास्ट वो करा नहीं था। क्या ना? अच्छा, फ्री एक्सपेंशन भी नहीं हुआ ना अभी आपका? नहीं, हाँ जी सर। ठीक है, तो ठीक है, वो एक दिन फ्री एक अलग एक्सपेंशन से, में क्या आता है वो शायद क्या आता है उसमें फ्री एक्सपेंशन में मतलब अंदर? DQ 0 होता है, DU 0 होता है, DW 0 होता है। नहीं, ऐसा कुछ याद तो नहीं आता। कोई बात नहीं, वो पढ़ा दूंगा मैं, वो अलग से एक दिन क्लास लूंगा आप लोगों की, मैं बता दूंगा, ठीक है, तो करवा दूंगा। और अभी तो क्या हमारा इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ठीक है, वो करवा दूंगा मैं, हो जाएगा। एक बार ये टॉपिक हो जाए ना, क्योंकि थोड़ा ये लंबा ही है, बाकी के टॉपिक में उतना टाइम लगता नहीं है, इसमें लगेगा, क्योंकि इंटरफेरेंस के बाद, वैसे तो इंटरफेरेंस के बाद क्या बचा है, डिफ्लेक्शन बचा, तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा वैसे टॉपिक। तो रिवीजन कब से चालू होगा? रिवीजन आपका हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, मतलब आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम लोग 21 तारीख से। सो फर्स्ट 21 चैप्टर से। कौन सा होने वाला है रिवीजन हाँ, का? क्या? फर्स्ट चैप्टर में आपके काइनेमेटिक्स रहेगा, काइनेमेटिक्स हुआ, एनएलएम हुआ, फ्रिक्शन हुआ, वो मैकेनिक्स वाला पार्ट रहेगा। रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल, हाँ हाँ रोटेशनल। हाँ, वो पहले करवाएंगे। पहला जो डीपीपी मिलेगा ना आपको, उसमें 75 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 4-5 टॉपिक हैं, इनके मिला के क्वेश्चन, उसमें एनएलएम सब आ जाएगा, एक साथ हो जाएगा सब। तो टोटल 8 डीपीपीज आई हैं, है ना, 75 क्वेश्चन है पर डीपीपी, तो मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन हो गए? 600 क्वेश्चन हो गए, पर यानी 600 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स के हुए हैं। टोटल 18 कितने 1800 क्वेश्चन है, तीनों सब्जेक्ट के, तो हो जाएगा। अभी कब है आपका? तो 22 से है ना, कि 23 फेब से है? 23rd से है सर। 23 से है ना। हो जाएगा, वो तो डीपीपी है, तो डीपीपी एक दिन में एक डीपीपी कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे 3 दिन आपको मिलेंगे, तो 3 डीपीपी आपको करना है। 75 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कम से कम अगर मान लो 3 घंटे भी लोगे तब भी कर हो जाएंगे, 3 नहीं तो चलो 4 घंटे सर में एक कर ही लोगे। सब्जेक्ट नहीं है ना, 3 सब्जेक्ट। हाँ, तो 3 दिन बोल तो रहा हूँ ना बेटा मैं, ठीक नहीं है, समझे? समझा। और वैसे ये थोड़ी, अभी तो फिर हम लोग अभी एक्सरसाइज 1 भी करेंगे, अभी तो हमारे 4 अटेम्प्ट है, उसमें सब में आपको कुछ ना कुछ नया करवाते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में एग्जाम्पल 2। तो ये S1 है, ये S2 है, ये 3 मीटर है, पॉइंट P है, और ये 4 मीटर है। तो यहाँ से भी वेव जा रही है, यानी यहाँ से भी वेव जा रही है, और यहाँ से भी वेव जा रही है। S1 S2 are two current sources of frequency f each.
यानी इनिशियली इन दोनों का फेज डिफरेंस 0 है ना, θ1 θ2 0, मतलब ये निकल रहे हैं यहाँ 330 मीटर पर सेकंड से साउंड वेव्स जा रही है, साउंड वेव्स का दे दिया इसने तो कोई बात नहीं। सो दैट कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस एट पी, करंट सोर्सेस ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है ना, और ये कह रहा है कि क्या निकालना क्या है इसमें, सो दैट द कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस एट पी, अच्छा एफ की वैल्यू निकालना है कि एफ की वैल्यू क्या होना चाहिए, ओके। और डिस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, चलो करते हैं। तो पार्ट डिफरेंस देख लो, ये कितना हो जाएगा यहाँ 5 मीटर, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ, देखो 2 आ रहा है, कैसे 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 मीटर आ गया। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगर पार्ट डिफरेंस आ रहा है तो एन लैम्बडा होना चाहिए, है ना, और यहाँ ये कितना है 2 दिया हुआ है, इसका मतलब है लैम्बडा की वैल्यू क्या होना चाहिए 2/n होना चाहिए। और हमें मालूम है कॉन्सेप्ट कि एफ लैम्बडा इक्वल टू वी होता है ना, तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ क्या लिखोगे, तो v बाई एफ इक्वल टू 2/n, तो f इक्वल टू कितना आ गया, यानी nv/2, यानी n इंटू 330 डिवाइड बाई 2, तो f इक्वल टू होना चाहिए 115 n। यानी n की वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ देखो, n की वैल्यू इस केस में 0 नहीं हो सकती है, समझ में आ रहा है, क्योंकि पार्ट डिफरेंस 2 है, n की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, n की वैल्यू 1 2 3 ये ले सकते हो आप, ये लिख तो लो। 165 n हाँ 165 क्या कह रहे, मैं समझा नहीं। सर वो f इज इक्वल टू 165 n आएगा ना। अच्छा 165 आएगा ना, हाँ उसकी कह रहे हो क्या, हाँ 165 ही हो, ठीक है ना, और n 0 नहीं होगा यहाँ। ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, क्योंकि पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये तो पहला पार्ट हो गया। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, यानी डेल्टा एक्स इक्वल टू, हमारे पास में 2 आ रहा है और ये इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा बाई 2 होना चाहिए। यहाँ भी n की वैल्यू 1 से देखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा 4/2n-1, और ये इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाएगा v/f, यानी f इक्वल टू हो गया 2n-1 v/4। तो ये यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, लेकिन ये 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ भी v की वैल्यू आपको दे रखा 330 है, तो ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी। बात समझ में आ गई, इस तरह से इसने 2n+1 लिया तो ये n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। पर वेव फ्रंट मैंने पढ़ाई दिया था आपको। चलिए फिर आज इतना ही करेंगे।